Hi, everybody. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Today is 31st of October 2022. Month end hai. Every day means every day we did it. So we are going to talk about all these important topics. This is Prelims 2023 course for 28th of May 2023 exam. For a nominal fee of ₹1111 you can join this course. कल मैंने आपको टेस्ट नंबर 5 वी आर रीडिंग इंडियन पॉलिटी अभी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पिछले चैप्टर्स हैं अप टू चैप्टर नंबर 9 ये हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इस बुक में 80 चैप्टर्स हैं और हम सारे चैप्टर सिस्टमेटिकली पढ़ने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम हर चैप्टर पे उसका एक क्विज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्विज नंबर 5 था चैप्टर सिटीजनशिप में। देन सिमिलरली एक और मेगा क्विज मैंने आपसे शेयर किया है, वो है फंडामेंटल राइट्स। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। इस टेस्ट पेपर को आप लगाइए और लाइव क्लास में अगेन हम इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज का जो लाइव क्लास होगा वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर नंबर 9 दैट इज दिस 10, that is amendment of the constitution. This is very important chapter. And then इसके बाद टेलीग्राम में भी हम एवरीडे इन मॉर्निंग 5 MCQs सॉल्व कर रहे हैं। दीज आर गुड MCQs। इसको आप सॉल्व करिए और रियल टाइम पे सॉल्व करिए। ऐसे एक बार आंसर देख के तो सवाल बताना बहुत आसान होता है कि अच्छा इसका D होगा, ये C होगा, बट जब आप इसको क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है। रियल टाइम पे आपको पता चलता है कि आपने करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है। एट द सेम टाइम मैं इस क्विज से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनर है वो भी यहाँ पे पुट करा रहा हूँ। सो आप इसको सॉल्व करो, आपको बहुत फायदा होगा। स्पोर्ट की तरह से लो, डेली क्विज सॉल्व करो, आपका MCQ का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन सिमिलरली हम हिस्ट्री में भी वन लाइनर्स कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्विज 175 हिस्ट्री था। तो विच इवेंट कंपेल्ड द रविंद्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटहुड? द आंसर इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। Who was the first Indian to hold the post of Governor General in India? The answer is C. Rajgopalachari साहब। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 प्रोहिबिट किया था प्रैक्टिस ऑफ सती। केशव चंद्र सेन ने स्टार्ट किया था इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। सारे जहां से अच्छा गाना लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। सो ये आंसर्स हैं कल के क्विज के। सिमिलरली अब ये आज का क्विज है। एट विच प्लेस वॉज द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? हु फाउंडेड तत्व बोधिनी सभा? हु स्टार्टेड द रिलीजन दीन ए इलाही? विच फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फाउंडेड बाय राश बिहारी बोस? When Queen Victoria's proclamation assuming the government of India took place? When? कब हुआ था? ईयर क्या था? तो ये 5 सवाल हैं। These are very simple one liner easy questions. See, स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि एग्जाम तब क्वालिफाई होगा जब हम टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल कंटेंट को पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दिस इज अ मिथ। ये एग्जाम तब क्वालिफाई होता है जब आप सिंपल सवालों को गलत नहीं करोगे, जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है वो आपको अच्छे से पता है। इजी और मॉडरेट सवाल अगर आपने अच्छे से कर लिए, आपका चाहे कैसा भी पेपर आए आपका सिलेक्शन होगा। सो वी शुड फोकस मोर ऑन दिस पार्ट, इजी एंड मॉडरेट पार्ट, बिकॉज ये जो टफ पार्ट है वो वैसे भी देयर इज नो गारंटी कि आप सब पढ़ लो तब भी वो बनेगा ही। आइडिया इज ये जो आसान सी चीज़ें होती है ये गलत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सबकी सही रहेगी तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सो दैट इज बाय अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस को करो और इसका साथ ही साथ रिवीजन भी करो। और ये चीज़ आपको ना केवल यूपीएससी बल्कि जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, सिविल सर्विसेज के अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, उसमें भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट इज़ वाई डू दिस एक्सरसाइज। सिमिलरली वोकैबुलरी और लैंग्वेज में मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों करता हूँ? बिकॉज बिना वोकैबुलरी अच्छा रखे सटीक शब्दों का प्रयोग आपको आना चाहिए, वरना हम क्या करते हैं, हम लमसम वोकैबुलरी रखते हैं, सेम टाइप ऑफ वोकैब वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो इससे आपकी राइटिंग, आपका जो स्पीच है वो अच्छा नहीं होता है। तो यू शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी, सटीक शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। ओके, और सिमिलरली आपको राइटिंग, दिस स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तीनों पार्ट पे आपको एड्रेस करना चाहिए।
सल्किंग का मतलब होता है नाराज, ग्रम्पिंग, साइलेंट, बैड टेम्पर्ड, आउट ऑफ एनोयंस और डिसअपॉइंटमेंट, ग्रम्पिंग, पाउटिंग। ओके, देन मैवरिक। मैवरिक क्या होता है? जो ट्रेडिशनल नहीं है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, अपरंपरागत व्यक्ति, अनऑर्थोडॉक्स है और वो इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन है, इंडिविजुअलिस्ट है, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, अनऑर्थोडॉक्स है। एट्रोफी का मतलब होता है पतन, डिके, डिक्लाइन और डीजेनरेट। वेनीर का मतलब होता है दिखावा, डिसेप्टिवली अट्रैक्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस, फसाड है, ग्लॉस। पेनेशिया मतलब होता है इट्स अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और रेमेडी ऑफ ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, दैट इज अ पेनेशिया। यूनिवर्सल क्योर है वो, यूनिवर्सल रेमेडी है। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सिमिलरली ये सी सेट है, सी सेट में भी हमने वो 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट देख लिया है, प्लेलिस्ट सेक्शन में है, हैव अ लुक। एंड देन हमको डेली बेसिस पे ये सवाल करने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एथिक्स से रिलेटेड सवाल है, आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सिमिलरली आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑलराइट, सो ये है सी सेट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आंसर राइटिंग। सी, हमें जितना आता है इट डजंट मैटर। A4 साइज के पेपर में टाइम बाउंड मैनर में आप जितना रिप्रोड्यूस कर पाओगे जो आपको आता है एग्जाम में, वो ही आपकी रियलिटी है। सो दैट इज वाई लिखना बहुत ज़रूरी है, राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के 2 सवाल हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक कर्तव्य। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल करने का पर्पस ये होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग हम आंसर राइटिंग नहीं करें। हम आंसर राइटिंग ऐसे करें कि उस पे हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स भी तैयार हो जाए, टॉपिक भी वो अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए। सो आपने ये क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप इस पे एक आंसर राइटिंग करके एक सवाल तैयार करिए। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, डॉल्फिन। डिस्कस मेजर्स टू बी टेकन टू सेफगार्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम, रिवर एक्वेटिक सिस्टम इन पर्टिकुलर। तो जो डॉल्फिन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, कई बार इससे सवाल आए, तो हम इस डॉल्फिन स्पीशीज को बहुत अच्छे से रेडी कर लेते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए क्या प्रोविजन रखना है, इस पे भी हम वर्क कर लेते हैं। बिकॉज अभी छठ पूजा था और हमने देखा दिस रिवर एटसेट्रा, रिवर पॉल्यूशन पे भी बात उठी है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सो ये 2 सवाल हैं। आंसर्स लिखने के बाद आप इनको इस वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर सबमिशंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ दिस इज यूनिटी डे। तो आज है नेशनल यूनिटी डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए ये हम सेलिब्रेट करते हैं। मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड and united properly, then it becomes a spiritual power. So India is a very diverse country. India is a बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। इस डाइवर्सिटी में हमको यूनिटी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और दैट इज वाई नेशनल यूनिटी डे इज ऑफ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। देन ये 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ जो अभी प्रोविजंस हुए हैं हाल ही के टाइम पे यूनिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हुआ, सो दैट जो 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं ये सब बराबर है, यूनिफॉर्म है। 890 सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ब्रिंगिंग इक्विटी एंड फेयरनेस। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को एम्बार्क किया न्यू जर्नी ऑफ डेवलपमेंट इन लास्ट 3 years। देन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मैनी डेकेड लॉन्ग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए हैं, जैसे बोडो अग्रीमेंट हुआ, बोडो क्राइसिस, कार्बी पीस अकॉर्ड एंडेड डेकेड ओल्ड क्राइसिस इन असम। देन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ दिस नागालैंड NSCN IM। ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैपिटल्स टू बी लिंक्ड विद रेल नेटवर्क। तो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी, दिस ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवर गोल्स कैन ओनली बी मेट इफ वी स्टे यूनाइटेड। सरदार पटेल साहब ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव, सेंसिटिव, अलर्ट, पोलाइट एंड डेवलप्ड। ही ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द नेशंस इंटरेस्ट। तो ये है यूनिटी डे। नाउ दिस इज टोडा एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिखा है, तो लेट अस प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़िए और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, स्पेशली नेशनल इंटीग्रेशन में, उसका हम एक थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा नोट प्रिपेयर करते हैं।
देन दिस इज टोडा एम्ब्रॉयडरी। अब ये एम्ब्रॉयडरी क्या है? टेक्सटाइल है। ये भी फेवरेट एरिया होता है कल्चर में यूपीएससी का। टोडा एम्ब्रॉयडरी जो होती है ये पुखुर बोली जाती है तमिलनाडु में। टोडा पेस्टोरल पीपल जो नीलगिरी में रहते हैं, नीलगिरी ट्राइब है, वो इसको बनाते हैं। ये एंटायरली हैंडमेड है बाय द विमेन ऑफ द कम्युनिटी। तो दिस इज टोडा एम्ब्रॉयडरी। अब क्यों ना हम इसको मोनेटाइज करें, इसको हम जैसे डिजिटल इंडिया हम नया मार्केट ढूंढें, और फिर ये जो विमेन है यहाँ की कम्युनिटी की जो टोडा एम्ब्रॉयडरी के ऐसे बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, इसको हम सेल कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी, और उससे फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है? कैन यू टेल द प्लेस? और ये है यूपी का न्यूज़। ये है मैप ऑफ रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये है चित्रकूट में, ये मध्य प्रदेश सतना जिले के पास में है। चित्रकूट जो है दैट इज इन यूपी। तो यहाँ पर दिस रानीपुर टाइगर रिजर्व को अभी बनाया गया है। आई थिंक ये 53rd है कंफर्म। और पिछले कुछ लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं? 50th, 51st, 52nd और 53rd आंसर। ओके, सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर, अवर रेफरेंस मटेरियल। ये बहुत अनफॉर्चुनेट कल एक्सीडेंट हुआ मोरवी गुजरात। ये एक ब्रिज था और ब्रिज अभी दिस क्रैश हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था माचुरू रिवर, मोरबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। इससे एसोसिएटेड अब क्या चैलेंजेस हैं? पहला एक चैलेंजेस जो इसमें आता है वो आता है डिजास्टर, बिकॉज दिस इज अ डिजास्टर। तो एक हेड हो गया डिजास्टर का। दूसरा हेड हो गया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन की भी ड्यूटी होती है कि अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैम्पिड टाइप हो रहा है, जैसे अभी साउथ कोरिया में भी देखा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी, अगर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मेजर्स करेक्ट रखे। थर्ड एंगल जो आता है यहाँ पे वो आता है एथिक्स का। एथिक्स की स्टडी में हम देखते हैं कि ये ब्रिज अभी जब हाल ही में तैयार हुआ था, रेनोवेट हुआ था, तो जिनने इसको रेनोवेट किया, क्या वहाँ पे लैप्सेस तो नहीं हुए? सो द आइडिया इज एक प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो जब भी डिजास्टर होता है हम पहला चीज़ जो करते हैं वो करते हैं रिलीफ, हम रेस्क्यू करते हैं पीपल को। ये पहला प्रायोरिटी होता है। दूसरा प्रायोरिटी होता है कि हमने जो रेस्क्यू किया है, मेडिकल हेल्प जिनको चाहिए, तो यहाँ हम नॉर्मलसी स्टोर करने की कोशिश करते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो हम ये ढूंढते हैं कि ये ब्रिज कोलैप्स क्यों हुआ, यहाँ किस पार्ट ऑफ दिस किस एरिया में डिफिकल्टी आया। एथिक्स का एंगल देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। देन फिर हम एक रिपोर्ट एंड देन मेजर्स लेंगे कि इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर पाए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ओके, ये है डिमांड ग्रोज बट डीएनए टेस्ट्स फॉल अंडर ग्रे एरिया। अब सी डीएनए टेस्ट क्या होता है कि जो हमारे डीएनए होते हैं, हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, ये जेनेटिक्स हमको मिले हैं हमारे फादर से और हमको मिलते हैं मदर से। फादर एंड मदर से हमारा डीएनए डिसाइड होता है। तो एट टाइम्स डीएनए टेस्ट की बात आती है तो क्या वहाँ पर प्राइवेसी तो वहन नहीं हो रहा है, प्राइवेसी का तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, ये एक सवाल उठा है। डीएनए टेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब वहाँ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, वाइट भी है ब्लैक भी है, ग्रे एरिया इन द क्वेस्ट फॉर जस्टिस। यहाँ पे बात है डेंजर्स ऑफ स्लिपिंग इनटू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप खुद के लिए ही गवाही नहीं दे सकते। एंड एनक्रोचमेंट ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी, ये दो मुद्दे उठ रहे हैं। एमिनेंट नीड है टू अनअर्थ द ट्रुथ, so they can be of help as evidence in a criminal case or in proving a claim of marital infidelity or paternity। तो ऐसे केसेस में डीएनए टेस्ट का यूज़ किया जाता है। बट अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो नहीं है, क्या ये एनक्रोचमेंट ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी तो नहीं है? तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डिसीजन आता है। बाकी जो डेटा है, इतने 300-400 सैंपल्स यहाँ पे आते हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी वहाँ पे लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन अ केस कंसर्निंग अ विमेन नोन ओनली एज XX टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी, यहाँ पे बताया अनविलिंग पर्सन टू अंडरगो अ डीएनए टेस्ट वुड बी अ वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। तो अनविलिंग को आप डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अ टेक्नोलॉजी दैट एड्स द कॉज ऑफ जस्टिस बट वायलेट्स प्राइवेसी।
तो डीएनए इज अ टेक्नोलॉजी जिससे इजीली हम पेरेंटिंग एटसेट्रा पता कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज ये कहीं वॉयलेट तो नहीं कर रही है। अगर अनविलिंगली ऐसा हो रहा है तो वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। लेट अस सी, डिमांड ग्रोज बट डीएनए टेस्ट फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ब्राज़ील में वोटिंग हो रहा है। देन ये है नो लेसन्स लर्न। तो जैसे अभी एक्वाटिक इकोसिस्टम देखा, दिस इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ये यमुना रिवर है, फेस्टिवल हुआ, कोविड-19 पैंडमिक के रिस्ट्रिक्शंस भी इस बार नहीं थे। प्लस इससे क्या होता है, दिस एक्वाटिक सिस्टम में जो पॉल्यूशन है, यमुना वैसे भी रेपुटेशन इज लाइक बैड कि बहुत पॉल्यूटेड रिवर है, इसको हम कैसे करेक्ट करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु सर्व देयर कंट्री। तो ये कहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत रत्न इंदिरा गांधी जी ने। तो रिमेंबरिंग इंडियाज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हर मार्टरडम। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। सो यहाँ न्यूज़ है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। ये बात है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। देन एडिटोरियल में न्यूज़ है यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। सी, टेररिज्म के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑल द कंट्रीज एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना ज़रूरी है, सो दैट इस टेररिज्म का जो थ्रेट है इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए। India must continue to persuade others that terrorism is a threat to humanity. It is not about one country, it is not about one person, it is about humanity. So, terrorism is a threat to humanity. इंडिया का डिसीजन है टू होस्ट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये अभी इंडिया में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है फॉर द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट टू हाईलाइट terrorism issue at a time the global body has been more focused on the Ukraine war. यूक्रेन वॉर ने सारा वर्ल्ड का अटेंशन ले लिया है, बट हम दूसरी चीज़ों को, जैसे अभी इजिप्ट में COP27 क्लाइमेट या फिर ये टेररिज्म, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली, इट ब्रॉट यूएन ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स थे, यूएनएससी के भी, और काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर पे बात किया। मुंबई में 26/11 अटैक हुआ था, टेरर टारगेट रहा है इंडिया, सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर ज़रूरी है। देन यहाँ पे बात किया, जैसे अक्सर यूएनएससी में हम रिजोल्यूशन लाते हैं, चाइना उसको ब्लॉक कर देता है, वीटो कर देता है, दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी। सेकंड जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, बट स्टिल पाकिस्तान में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड है जो टेररिज्म का, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको टेकल करना ज़रूरी है। देन दिल्ली में सीटीसी फोकस वाज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ये बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है, टेरर रिक्रूटमेंट हो रहा है, टेरर फाइनेंसिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल एसेट्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक्स, ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स की इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट रिलेटेड टू टेररिज्म, ये चैलेंजेस हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, इसमें बात हुआ हम न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो टेररिस्ट यूज कर रहे हैं उसको काउंटर करेंगे। इंडिया हैज ओनली 2 months लेफ्ट इन द करंट इलेक्टेड टेन्योर एट द यूएनएससी, बिकॉज 2 साल का टेन्योर होता है। अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर थे यूएनएससी के, 2 महीने ही बचे हैं, हमको इन रिजोल्यूशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस भी है, अभी यूएनएससी का स्पेशल ब्रीफिंग भी है ग्लोबल टेरर दिस काउंटर मेजर्स के लिए भी। सो द आइडिया इज इंडिया शुड पुट फॉरवर्ड दिस रिजोल्यूशन कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और एनी टाइप ऑफ टेररिज्म शुड नॉट बी टॉलरेटेड, और इसमें कोऑपरेटिव एक्शंस हम प्रोवाइड करें। अ बर्ड इन द हैंड, यह बात है ट्विटर जो अब प्राइवेट हो गया है। ट्विटर इज नाउ ओन्ड बाय एलॉन मस्क। रिस्क डिटीरियोरेशन इन कॉन्टेस्ट स्टैंडर्ड। लेट अस सी, इसमें अभी स्पेकुलेशंस नहीं करते हैं, लेट अस सी। सिमिलरली ये जो बात है इसमें हमने बेसिक्स देख लिए हैं कि व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफ गवर्नर, व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर की जो पोस्ट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स राज्य स्तर पे होते हैं तो ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर लीड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एंड देन इस रिकमेंडेशन से गवर्नर दूसरे अपॉइंटमेंट्स करते हैं। अब द पॉइंट इज, क्या गवर्नर डिस्क्रिशन में या इंडिपेंडेंट होके भी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, इस बात पे अभी एक डिबेट चल रहा है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मिनिस्टर्स शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब इस शब्द का क्या मतलब है? द इंडिकेशन वॉज क्लियर,
सो दिस वॉज मेड इवन मोर apparent when the governor sent a letter to this कि यहाँ पर गवर्नर का प्लेजर नहीं है, तो बिना गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट या फिर रिमूव कर सकता है एज अ मिनिस्टर और सम अदर पोस्ट, ये अभी एक सवाल बना है। तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। आर्टिकल 163 बोलता है कॉम मस्ट एड, ये आर्टिकल याद रखना है, कॉम मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 1632 बोलता है गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स एज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन यहाँ पे भी एक ग्रे एरिया आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे साइलेंट है या एम्बिगुअस है, तो वहाँ क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये आइसोलेशन में देखें या फिर कलेक्टिव देखें, लेट अस सी। तो द गवर्नर का जो पोस्ट होता है अक्सर फ्रिक्शन भी होने लग जाता है चीफ मिनिस्टर के साथ, और फिर दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो गवर्नर क्या केवल टिट्यूलर हेड है, टिट्यूलर हेड है, ये अभी फिर डिबेट चल रहा है, पोस्ट ऑफ गवर्नर वर्सेस पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 144 भी था, 163 164 आया था, इसमें अभी हम वेट करते हैं, इस पे सेटल होने देते हैं। फॉर नाउ अभी हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे डिस्कशन में, जो हमारा गवर्नर की पोस्ट की पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी जो बोलती है, सिमिलरली चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी जो बोलती है, कानून संविधान जो बोलता है, विल स्टिक टू दैट पार्ट ओनली। बाकी इसमें हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या आते हैं। ऐसे जो बहुत ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एट टाइम्स पॉलिटी न्यूज़, जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस भी पॉसिबल है। सी इसमें ना आप एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो उसमें जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा काम आते हैं, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स। अभी कोई लेटेस्ट आर्टिकल में किसी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने कोई कमेंट दे दिया, वो ओके है, उसमें वैलिडिटी है, महत्व है या नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, वो कितना लॉजिकल है नहीं है अनदर थिंग। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी या डिफरेंट एग्जाम्स जिस बात को कंसिडर करेंगे वो ये होगा कि स्टैंडर्ड बुक्स में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस करने को बोलता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में जो लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पॉलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Check over of the US much anticipated NSS 3-judge Supreme Court bench to hear plea against Citizenship Amendment Act. ब्रू रिफ्यूजीज, ये त्रिपुरा में है, ब्रू फैमिलीज ये रह रहे हैं नॉर्थ त्रिपुरा में। अभी इन पे बात है कैसे इनको रीसेटल किया जाए, ब्रू रिफ्यूजीज। Then trains delayed and damaged by cattle on tracks across India. Halloween slow down in equity selling by foreign investor. This is museum, Bengali museum, and then this is anti superstition laws. सुपरस्टिशन क्या होता है, कई बार कोई प्रथा चल गई है, उस प्रथा में रिलीजन का अंडरटोन हो सकता है, कल्चर का अंडरटोन हो सकता है, या फिर ये ऐसा ही चलता आया है अभी तक, वो चीज़ हो सकती है सुपरस्टिशन। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, और एट टाइम्स ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है ये सुपरस्टिशन। सो दैट इज़ वाई ये जो सुपरस्टिशन है इसको दूर करना चाहिए। एंटी सुपरस्टिशन लॉज भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कई बार हम देखते हैं जैसे रिचुअल्स होते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एट्सेट्रा के, तो सच थिंग्स जो हैं एनसीआर भी इसको संज्ञान लेता है, नॉट अलाउड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है। कई बार हम देखते हैं विच प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा है, तो इसके भी लॉज हैं, विच हंटिंग एट्सेट्रा, इट इज़ नॉट अलाउड। इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है और सच टाइप ऑफ दिस सुपरस्टिशन का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो विच हंटिंग एक्ट 2015 में भी आया था, प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू टैकल द मेनेस ऑफ विच हंटिंग, प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ विच क्राफ्ट। सिमिलरली स्टेट में भी असम में आया था, no person shall identify, call, stigmatize, defame or accuse any other person as which by words or by sign or indication or by conduct or actions or any other manner to instigate, aid or abet such an act or commit witch hunting. So laws are very clear, such type of stigmatize करना ये allowed नहीं है, ये allowed नहीं है, इसके लिए punishment मिलेगा। सिमिलरली कर्नाटका में भी एविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट इस टाइप से आए हैं। सो ये जो ऐसे केसेस आते हैं, दिस अगेन टेल्स कि लॉ स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और एक जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस होना चाहिए। स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, दे शुड बी लाइक फॉरवर्ड लुकिंग, मॉडर्न साइंटिफिक बैक्ड जो है उस पर अप्रोच होना ज़रूरी है, सुपरस्टिशन से ऊपर उठना ज़रूरी है। Then Mark Zuckerberg metaverse difficulty चल रहा है। Then this is there is not enough room to swing a cat. This is English is a funny language. So जैसे एक word है not enough room to swing a cat, ये old expression है, इतना यूज नहीं होता है। You are supposed to be the vice president of the company. Look at your office. There is not enough room to swing a cat. Okay.
इसका मतलब है यू मीन व्हाट यू मीन इट इज पैक्ड और या बहुत क्राउडेड है। यहाँ जो कैट का एक्सप्रेशन है वो रेफर्स टू अ विप नॉट द एनिमल। द विप वॉज लाइक कि एवरीडे कॉन्वर्जेशन में हम देखते हैं कैट्स को काफ़ी लाइफ भी होती है। इट वॉज मेनली यूज टू फ्लॉग पीपल। इफ यू विश टू हर्ट समवन विद अ विप यू नीड टू टेक अ बिग स्विंग विद इट, यू नीड टू टेक द विप बैक। दिस इज नॉट पॉसिबल इफ द प्लेस यू आर इन इज स्मॉल और क्रैम्ड। तो अनदर थ्योरी ये बोलती है कैट इन द इडियम इज इंडीड एन एनिमल। इन द पास्ट लाइव कैट वॉज swung by its tail, archers were asked to shoot at it। तो अगेन ये है कि नॉट सफिशिएंट रूम है। व्हेन यू दिस इडियम को हम यूज करते हैं तो ये बताता है अपार्टमेंट दैट योर फ्रेंड इज स्टेइंग इन दैट इज अ वेरी स्मॉल और वेरी वेरी क्रैम्ड। वहाँ पे ज़्यादा एरिया नहीं है, मैनूवर का एरिया नहीं है। इमिनेंट और एमिनेंट, ओके, आई एम और एमिनेंट, इमिनेंट और एमिनेंट, ओके। इंग्लिश इज अगेन फनी लैंग्वेज। तो एमिनेंट इज मोस्टली यूज विद पीपल। एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो फेमस है, ओके। एमिनेंट साइंटिस्ट दैट द न्यूज चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट इज माई कजिन। इमिनेंट मतलब हम बोलते हैं समथिंग इज अबाउट टू हैपन, ये तो होगा। अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट फ्लडिंग इज इमिनेंट, अपरिहार्य है ये। देन एमएक्स यूज होता है विद अ मैन और अ वुमेन। तो जैसे हम मिस्टर, मिसेस, मिस और एमएक्स करते हैं, इट इज अ वर्ड प्रोनाउंस लाइक द वर्ड मिक्स। ये एक जेंडर न्यूट्रल टाइटल हो जाता है। तो अगर आप कई बार ऐसा वर्ड लिख के दे रहे हो तो यू डोंट नो कि वहां पर व्हाट इज दिस जेंडर, तो आप जस्ट एमएक्स लिख देते हो वहां पे। देन ये इंडोलेंट है। इंडोलेंट मतलब डिसइंक्लाइन टू वर्क और एक्सर्शन, मतलब बहुत लेजी है, वर्क शाय है, काम करना नहीं चाह रहे। सो ही इज एन इंडोलेंट एम्प्लॉय हु टर्न्स अप 2 hours लेट एवरी डे, ओके। So this is English, this is English, all right. Then this is next page. Jammu and Kashmir pride of India है। Time for its youth to take advantage of new possibilities. New possibilities are huge. Take advantage of those new possibilities. Jammu and Kashmir is an integral part of India and it is pride of India. Then India now enables low cost production, high output। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वन वेब सैटेलाइट्स है, इससे रूरल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वर्शिपिंग द सन, सन वर्शिप। ये डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स वहाँ पर रिटर्न हो रही है गंगा में। गंगा पॉल्यूशन वगैरह कम कर रहे हैं, तो गंगा डॉल्फिन, इसी पे आपको एक आंसर राइटिंग करना है। ये मनी वाइज है। वर्ल्ड न्यूज़ में दिस साउथ कोरिया का ये अनफॉर्चुनेट दिस एक्सीडेंट स्टैम्पीड हो गया। And this is sports, all right. So this is the Hindu newspaper for today. Now let us come at your discussion, answer submissions। तो ये 27th of October का discussion है। Prepare a note on the directive principles of state policy as mentioned in the Indian Constitution। बड़ा आसान सा सवाल था। Let us sort it by oldest, okay। अब देखो साहिल ने आंसर सबमिट किया यहाँ पे। कितना आसान सवाल था ये। इसमें हमें क्या करना था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक, पार्ट 4, एक एक आर्टिकल को हमने पढ़ा, उसको समझना था और यहाँ पर उसको समराइज्ड फॉर्मेट में आपको लिखना था। ये एक्सरसाइज करते ही ये चीज़ आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लुक एट दिस कॉपी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आंसर, वेरी गुड साहिल। हैंड राइटिंग भी कितनी अच्छी है। सी पार्ट 4 डीपीएसपी दिस बोरो कहाँ से हुआ, अंबेडकर साहब ने क्या बोला, डीपीएसपी एंड एफआर कॉन्शियस गोल। कितने अच्छे नोट्स तैयार हो गए। अब यही चीज़ आपको रिवीजन के टाइम पर जब एग्ज़ाम आएगा बहुत हेल्प करेगा। ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देख लो, क्लासेस अटेंड कर लो, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता अगर आपने उसका होमवर्क नहीं किया। आप उसको होमवर्क करो, लिख के देखो, तो ये चीज़ें कंसोलिडेट हो जाती है और चीज़ें ये हमेशा याद रहेंगी। अब सी कितने अच्छे से हमने 1 by 1 सारे आर्टिकल्स देख लिए, अभी आप कभी नहीं भूलोगे। आउटसाइड भी आपने लिख लिया, फैंटास्टिक। फिर 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 86th, 97th, पार्ट 5, पार्ट 4, 350A, 55, 65, एक्सेलेंट, वेरी गुड साहिल, आई एम वेरी हैप्पी, फैंटास्टिक। शगुफ्ता भी कितना अच्छा आंसर लिखती है। सी प्रिपेयर अ नोट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो पहले एक इंट्रो लिखा, अंबेडकर साहब, पार्ट 4। अब फीचर्स बताए 1 2 3 4 5 6। फिर लिबरल, अब इसको कैटेगराइज कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग हेड में, अमेंडमेंट्स भी कर दिए, वेरी नाइस। सी ये सारे आर्टिकल्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए, वंडरफुल। अब देखो शगुफ्ता ने ये भी बताया कि एफआर और दिस डीपीएसपी में क्लैशेस होते हैं, तो उसमें क्या केसेस आए कॉन्स्टिट्यूशन के, वेरी नाइस। आउटसाइड भी, आउटसाइड दिस पार्ट 4 भी, वेरी नाइस। पूजा दिस इज अगेन रियली गुड। सी कितने अच्छे से बताया यहाँ पे क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, सोशलिस्टिक क्या है, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड।
देन FR वर्सेस DPSP भी कर लिया। तो देखो हमने लिखा तो चीज़ें याद हो गई ना, दिस इज दैट सिंपल। तो लिखना ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अभय, दिस इज अगेन वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो और ये बड़ा डुएबल भी है, रियल एग्जाम में आप बड़े अच्छे से इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। फैंटास्टिक। तो देखो पूरा चैप्टर तैयार हो गया एक छोटी सी एक्सरसाइज से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग आंसर। सी केसेस भी आपने लिख दिए, फैंटास्टिक। शुभांगी आप भी बहुत अच्छा आंसर्स लिख रहे हो। आपको जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क, यू कैन फ्रीली आस्क, आई विल रिप्लाई। लाइव क्लासेस में भी जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना, वी हैव दिस गूगल मीट सेशन, उसमें आप सवाल पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके, सी ये बड़े अच्छे से बताया, इंट्रोडक्शन, फीचर्स क्या हैं, देन आर्टिकल्स बताए, फैंटास्टिक। सी गांधीयन आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अप्रोच भी बहुत अच्छा है। आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, उतना ही नॉलेज बेस बढ़ेगा और प्रिसीजन आएगा। तो अभी आपका एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन पे आप जा रहे हो। नॉलेज बेस बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, समझना है, लिखना है, कंसोलिडेट करना है। अमनदीप दिस इज रियली गुड। DPSP के प्रोविजंस बताए आपने। सी आप भी कितना अच्छा लिखते हो, योर हैंड राइटिंग इज सो गुड, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। सी एग्जॉस्टिवली इसको प्रिपेयर किया है, देखो कितना अच्छे से ये रेडी हो गया। अदिति वंस अगेन वेरी सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा आंसर है आपका। DPSP क्या होता है, अब देखो ये तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड अब बहुत सारे MCQ सॉल्व कर लो, तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से बैंक हो जाएगा। नेहा दिस इज अगेन गुड। DPSP क्या होता है आपने बताया, वेरी नाइस। सी ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे, एक्सीलेंट। देन कंक्लूजन, वेरी गुड। आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। अब ये चैप्टर हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमें क्विज सॉल्व करना है, MCQ सॉल्व करना है। सुंदर दिस इज अगेन गुड। आप भी बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड दिस इज रियली गुड। सी सारे आर्टिकल्स बताए यहाँ पे। अब इसके डिफरेंट वेरियस प्रोविजंस भी हम लिख सकते हैं, है ना, सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक दैट, वेरी गुड। विमल अगेन सिस्टमैटिक, वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी गुड कॉपी। इंट्रोडक्शन, फीचर्स क्या है, सी सारे पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स हो गए, वंडरफुल। इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो जैसा एक्सरसाइज हमने किया था लाइव क्लास में, आप जो भी लॉ देख रहे हो, जो भी एक्टिविटी देख रहे हो, उसमें DPSP ढूंढने की कोशिश करो। प्रियंका दिस इज रियली गुड, वेरी गुड कॉपी। आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है। सी आर्टिकल्स लिख दिए सारे, गुड। अब इससे रिलेटेड हर DPSP से रिलेटेड ना एक गवर्नमेंट स्कीम आपको पता होना चाहिए। थिंक हर DPSP से रिलेटेड एक गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे आपने ये केसेस भी बताए, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड, है ना। सब्जेक्ट मैटर भी बताया यहाँ पे, फैंटास्टिक। चंदन दिस इज अगेन रियली गुड। तो DPSP ज़रूरी है। अब हमें को साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन पार्ट में भी फोकस करना है। DPSP इन गवर्नमेंट वर्क, ऐसे कुछ रेडीमेड चीज़ों को याद कर लो, DPSP इन गवर्नमेंट वर्क। आशा दिस इज अगेन गुड। आप भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो, कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू विद इट, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, पॉलिटी अच्छा रखो, ज्योग्राफी अच्छा रखो, हिस्ट्री अच्छा रखो, इकोनॉमिक्स अच्छा रखो। करंट अफेयर्स बहुत बॉदर नहीं करो, जो डे टू डे चल रहा है उसको पढ़ते जाओ। और जब एग्जाम आएगा Jan-Feb में, तब फिर फुल थ्रॉटल मोड में आ जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सॉल्व करो, एटसेट्रा। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है। सेव टाइम, स्मार्टली पढ़ना है हमें। देन DPSP सी, और राइटिंग आप लिखो, इसको कभी मत छोड़ना। आपको प्रीलिम्स निकलते ही मेंस में ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज रहेगा। आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेंस में, यू आर नेचुरली गुड इन दिस। क्लासिफिकेशन DPSP आपने बताया, दिस इज रियली गुड। जितना पढ़ते हो ना उतना ही नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। हमें वो लेवल अचीव करना है, स्मार्ट बनना है, 360 डिग्री स्मार्ट बनना है। देन शिखा आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। सी इसको कंटिन्यू करो, ब्रेक नहीं करो इसे। सोशलिस्टिक बताया है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और अक्सर हम भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं, हमें DPSP याद नहीं आता, तो वो लैंग्वेज याद रहनी चाहिए हमें। ओके, दमन यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। 1 2 3 4 लिखो यहाँ पे, है ना, और इसको गांधीयन एंड सारा अच्छे से लिखा है, फैंटास्टिक। आप भी इसको कंटिन्यू करो, ब्रेक नहीं करना है। आरती दिस इज अगेन गुड, वेरी प्रिसाइज होती है आपकी कॉपी, डुएबल होती है, वेरी कंसाइज, वेरी नाइस। ओके, तो आप लिखो। आप लोग सोचते रहते हो लिखेंगे लिखेंगे, जो लिखता है फिर वो डिफरेंस क्रिएट करता है। सो लिखना बहुत ज़रूरी है, आज नहीं तो कल मेंस एग्जाम तो आपको लिखना ही है, तो आप राइटिंग को मिस नहीं करो। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।